सबसे बड़ा सवाल, अमित शाह उप प्रधानमंत्री हो सकते हैं? मैं ऐसा कतई नहीं कह रहा हूँ। जब मेरे मन में ये सवाल आया कि अमित शाह जी उप प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो इसके परिणाम ये होंगे कि जो मोदी जी की राजनीतिक वसीयत है वो अमित शाह जी के नाम हो जाएगी। क्या फैक्टर्स ऐसे हैं जिसके कारण आपने ये कहा अमित शाह उप प्रधानमंत्री बनते हैं तो उनकी नियति बाकी 7 उप प्रधानमंत्रियों जैसी ही हो, ये जरूरी नहीं है? आज की जो बीजेपी की राजनीति है, ये दो लोगों के बीच की बात है और दो में भी नंबर 1 को तय करनी है। 2 नाम चल रहे थे, आदित्यनाथ, अमित शाह। तो अटकलों के मार्केट में अमित शाह का ही नाम आना। इस देश के सबसे बड़े राज्य के लगातार 3 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद भी अगर आप पीएम की रेस से बाहर हो जाते हो, तो उनकी प्लानिंग देखो कि वो कहाँ सोच रहे हैं जो ऊपर बैठे हैं। सेंट्रल पावर नरेंद्र मोदी का बीजेपी में, वो पावर तो खत्म हो रहा है ना, तो उसके एब्सेंस में भी क्या सभी लोग नतमस्तक रहेंगे? तो सबसे बड़ा सवाल, मुझे तो ये लग रहा है, मैं सोशल मीडिया पे मैंने कुछ चीज़ें कि अमित शाह उप प्रधानमंत्री हो सकते हैं, ऐसी खबरें चल रही हैं, ऐसी अटकलें चल रही हैं। फिर आदेश जी ने भी उप प्रधानमंत्रियों के बारे में एक ट्वीट किया, 7 उप प्रधानमंत्रियों का नाम लिखा, ये भी ऐड कर दिया कि इनमें से केवल एक प्रधानमंत्री बना है। तो एक तो अटकलों में सच्चाई कितनी है? क्या अमित शाह उप प्रधानमंत्री बनने वाले हैं? नहीं, देखिए, मैंने भी एक ट्वीट किया था इसको लेकर। मैंने कहा था कि ऐसी चर्चा है राजनीतिक गलियारों में, खासतौर पर लुटियन जोन में, कि भाई अमित शाह जो हैं वो देश के उप प्रधानमंत्री बन सकते हैं। मैं ऐसा कतई नहीं कह रहा हूँ। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ पहले कि हम एज ए जर्नलिस्ट, मैं हमेशा कहता हूँ कि हम टॉकिंग पॉइंट्स देते हैं, राइट। हम चर्चा करते हैं कि अगर ऐसा होगा तो राजनीति में ऐसा होगा। तो राजनीति को जब मैं डिकोड करने की कोशिश करता हूँ और जब मेरे मन में ये सवाल आया कि अमित शाह जी उप प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो मैंने भी लिखा वो, और वो लिखने के साथ साथ मैंने ये भी कहा कि फिर इसके परिणाम क्या होंगे। इसके परिणाम ये होंगे कि जो मोदी जी की राजनीतिक वसीयत है वो अमित शाह जी के नाम हो जाएगी। सबसे पहली बात, हु आफ्टर मोदी का आंसर मिल जाएगा। उसके बाद फिर उस पर कोई चर्चा नहीं होगी, और ये काम प्रधानमंत्री मोदी ही कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता। अगर आपको ये लगता हो कि ये फैसला अमित शाह जी का होगा, तो मैं नहीं मानता इस बात को। आरएसएस, उस पर आ रहा हूँ। अच्छा, अब मैंने एक आखिरी लाइन लिखी कि अगर ऐसा हो जाता है तो क्वेश्चन मार्क के साथ, तो नागपुर, लखनऊ, दिल्ली और मुंबई सब शांत हो जाएंगे, सबको सबके जवाब मिल जाएंगे, और सब उस रेस से बाहर हो जाएंगे और सबको नतमस्तक होना पड़ेगा। ऐसा मैंने लिखा। लेकिन ये मैंने कहीं नहीं कहा कि अमित शाह जी उप प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। एक चर्चा को राजनीतिक रूप से डिकोड करने की कोशिश करी, उसी लिहाज में मैंने इसको लिखा था। अब इसका दूसरा पहलू क्या है? इसका दूसरा पहलू ये है कि एक तो मोदी जी की राजनीतिक विरासत अमित शाह के नाम हो जाएगी। जो लोग ये कहते हैं पार्टी के अंदर कि मोदी के बाद योगी, जो एक फ्रेज सी बन गई है, राइट, उसका जवाब मिल जाएगा जी। उधर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी बड़े महीन तरीके से इस पद के दावेदार हैं, सब जानते हैं। अंदर आरएसएस के करीबी भी हैं, और इनके अलावा जो आरएसएस की भूमिका रहती है बड़े फैसलों में, उनको भी इसका जवाब मिल जाएगा। अब इसके बाद फिर मेरे दिमाग में यह आया कि भाई इस देश में कितने प्रधानमंत्री रहे, मतलब ये और मैं देख लूं। हाँ। और क्या उनमें से कितने पीएम बने? तो मैंने देखा सरदार वल्लभ भाई पटेल सबसे पहले उप प्रधानमंत्री, ठीक है, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, यशवंतराव चौहान, लाल कृष्ण आडवाणी, तो ऐसे करके एक लंबी फेरिस्त थी। उसमें मैंने देखा कि सिर्फ एक ही व्यक्ति चौधरी चरण सिंह ही थे जो बहुत छोटे समय के लिए प्रधानमंत्री बने उप प्रधानमंत्री से। हालांकि लोगों ने उसको जोड़ दिया कि मैं ये ऐसा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को लेके, मैं अमित शाह जी को लेके कह रहा हूँ कि भाई ये ऐसे है, लेकिन वो इन दोनों ट्वीट्स में लगभग 2 दिन का डिफरेंस था।
तो ये कल रात को मैंने सोचा, मैं कहा यार ये भी चेक कर लूँ कि कितने देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। तो फिर उसका थोड़ा रिसर्च की, पता लगा कि 7 रहे हैं और 7 में से एक ही बहुत छोटे समय के लिए प्रधानमंत्री बन पाए। लेकिन मैं हमेशा की बात कहता हूँ कि राजनीति में कुंडली बहुत महत्वपूर्ण होती है, और जिस हिसाब से अमित शाह नंबर 2 पे एज ए होम मिनिस्टर हैं और पावरफुल होम मिनिस्टर हैं, कोऑपरेटिव्स भी उनके पास है, पार्टी का संगठन भी वो संभालते हैं, पार्टी का कंट्रोल भी उनके पास है। तो उस लिहाज से वो जो परिस्थितियां रही पिछले 7 उप प्रधानमंत्रियों की, जिनमें से एक को अगर निकाल दो चौधरी चरण सिंह को, तो बाकी उसमें देवीलाल भी थे जी, ठीक है, तो बाकियों की क्या परिस्थिति रही वो अलग चीज़ है। लेकिन आज की जो बीजेपी की राजनीति है, इस हिसाब से कहते हैं कि नंबर 1 और नंबर 2 ही जो है उन्हीं को पता होता है कि पार्टी में क्या हो रहा है, और ये जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं इसका भी उन्हीं को पता है कि क्या हो रहा है। और आप देख रहे हैं कि लगभग 1 महीने से कयास लगाया जा रहा है कि कैबिनेट रिशफल होगा, अब नहीं तो कब होगा, कल होगा, परसों होगा। जितने लोग हमारी बिरादरी के लोग जितने बीजेपी कवर करते हैं, किसी को इस बात का अंदाजा नहीं है, कोई जानकारी नहीं है कि भाई कब कैबिनेट रिशफल होगा। आज मुझे लगता है कि 5 ही दिन बचे हैं पार्लियामेंट सेशन स्टार्ट होने में, और मॉनसून सेशन है, तो सेशन से पहले तो उम्मीद लग नहीं रही और सेशन के बीच में उम्मीद नहीं लग रही। उधर जो बीजेपी का संगठन है, यानी जो जब से नितिन नवीन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, उनका जो कार्यकारिणी आनी वो भी पेंडिंग है। और मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि ऐसा सभी पार्टीज में होता है, कांग्रेस पार्टी में भी ऐसे चल रहा है अभी, कि दोनों चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। कुछ लोगों को संगठन से सरकार में लाया जाएगा, कुछ लोगों को सरकार से संगठन इधर लाया जाएगा, और कुछ को घर भेज देंगे। मतलब रीस्ट्रक्चरिंग तो होगी, हाँ होगी, वो तो दिख रहा है, लेकिन कब होगी ये कोई नहीं जानता। 2 लोग जानते हैं। हाँ, 2 लोग जानते हैं। तो अब वापस उस बात पे आता हूँ, उप प्रधानमंत्री बनने का जो फैसला है ये निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी का फैसला होगा। अच्छा। और उसमें ये संदेश देंगे कि देखिए कि मैंने चुना है कि मेरा राजनीतिक वारिस कौन होगा। ठीक है, आपने कहा कि दोनों ट्वीट के बीच में 2 दिनों का गैप था, लेकिन इतना ब्लैक एंड व्हाइट होता नहीं है। किसी एक विचार पे आप महीनों लगे रहते हैं, और यहाँ तो 2 ही दिन लगे थे। तो आपने हालांकि जवाब दे दिया, लेकिन थोड़ा सा एलोब्रेशन में और चाहूंगा। क्या फैक्टर्स ऐसे हैं जिसके कारण आपने ये कहा कि अगर ऐसा कुछ होता है, अमित शाह उप प्रधानमंत्री बनते हैं, तो उनकी नियति बाकी 7 उप प्रधानमंत्रियों जैसी ही हो, ये जरूरी नहीं है? क्यों आप ऐसा कह रहे हैं? बाकी 6, क्योंकि एक तो थोड़े टाइम के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि फर्क है आज की राजनीति में और उस दौर की राजनीति में। क्योंकि आज़ादी के जब मिली और पंडित नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने और उनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उस वक्त देश की परिस्थितियाँ कुछ और थी जी। उस वक्त देश की नींव रखनी थी, उस वक्त आपको बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस खड़े करने थे, आपको देश गरीब था, संसाधन जुटाने थे। तो उस टाइम बहुत चुनौतियां थी देश के सामने, तो वो परिस्थितियां अलग थी। जब मोरारजी देसाई आए वो दौर अलग था, चरण सिंह आए वो दौर अलग था, यशवंतराव चौहान आए वो दौर अलग था, चौधरी देवीलाल की इन परिस्थितियों में कौन को वो पद दिया गया वो दौर अलग था। और हम सबके आदरणीय आडवाणी जी, मोदी जी के मार्गदर्शक आडवाणी जी, हाँ, तो वो उनको वो क्यों नहीं बन पाए, उसका रिजल्ट हम सबके सामने है। रथ यात्रा निकाली और इस देश में हिंदू मुसलमान का बीज बोया, ठीक है। और कब की वो यात्रा गुजरात से होते 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 चली आई, और जब उनको मिलने की बारी आई तो लोगों ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया। तो 2009 का जो चुनाव बीजेपी ने लड़ा, वो आडवाणी जी के फेस पे लड़ा, और सबको पता है क्या रिजल्ट आया। और उसके बाद से ही बीजेपी के अंदर ये मंथन शुरू हो गया था कि उनको आडवाणी जी से बड़ा हिंदू चेहरा चाहिए। वो कौन था? वो नरेंद्र भाई थे। हिंदू चेहरा भी कैपिटलिस्ट लॉबी को खुश करने वाला व्यक्ति भी तो चाहिए। देखिए, वो तो कॉम्बो पैक चाहिए होता है, ठीक है ना। उन्होंने 2007 में ही वाइब्रेंट गुजरात की शुरुआत कर दी थी गुजरात में, और ये कहा था कि क्योंकि वो जानते थे कि 2002 का जो उनके ऊपर आरोप लगा हुआ है, उससे जो आगे का रास्ता है वो कैसे जाएगा। उससे आगे का रास्ता जाता है विकास के थ्रू, इस देश की कॉर्पोरेट लॉबी के थ्रू, विकास पुरुष की छवि के साथ, और मोदी और विकास को जोड़ दिया गया था, पर्याय बना दिए गए थे। और 2007 का देखिए कितनी लंबी प्लानिंग होती है राजनीति में। एक तरफ आप 2002 के बाद से आप एक हिंदू नेता की छवि आपकी बनाई जाती है कि वो इस देश के हिंदू नेता है, जबकि वो पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, कभी विधायक भी नहीं रहे थे, कभी सांसद भी नहीं थे, ठीक है। और 2007 में आते आते प्लानिंग देखिए, मैं सिर्फ प्लानिंग की बात कर रहा हूँ, एग्जीक्यूशन देखिए। 2007 में आते आते वाइब्रेंट गुजरात, बड़े बड़े विकास पुरुष। और जब
टाटा का नैनो जो प्लांट था, जब वो पश्चिम बंगाल से हटाया जाता है, तो 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट पे नरेंद्र भाई जो है वो कहते हैं कि आइए गुजरात में, हम देंगे आपको जगह। तो ये सब ऐसे नहीं होता है, एक लंबा विजन होता है, एक लंबा विजन होता है, प्लानिंग होती है, पूरी टीम होती है। और 2007 के बाद से आप देखिए कि 2009 में अडवाणी जी का हारना और उसके बाद कांग्रेस के ऊपर आरोप लगने, कॉमनवेल्थ का, 2G का, कोल स्कैम का, ठीक है, अन्न आंदोलन का खड़ा होना, केजरीवाल का आना, रामदेव का ये कहना कि 40 रुपये लीटर पेट्रोल मिलेगा, श्री रविशंकर का ये कहना कि देखिए अगर ऐसा हो गया तो ऐसा हो जाएगा, अगर काला धन आया तो इस देश में मतलब विकास, हर किसी के खाते में पैसे पहुंचेंगे, ठीक है। तो वो सब सपने दिखाए गए, वो सब काल्पनिक था। जैसे हम ऐसा नैरेटिव बना दिया जाना कि हर आदमी लग्जूरियस हो जाएगा। जैसे हमने अभी एक काल्पनिक बात की कि अगर अमित भाई देश के उप प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो क्या होगा। अरे आप छोड़िए, आप कह रहे हैं काल्पनिक बात की, साइकोलॉजी का सर एक नियम है, धुआं जहां है ना, आग होगी तो जरूर, आग नहीं होगी तो छोटी मोटी चिंगारी होगी। नहीं वो ठीक है, इन अटकलों के पीछे चिंगारी है कि नहीं है? मैं इसको चिंगारी या अटकलें नहीं कहूँगा। इसके 2 कारण हैं। पहला कारण ये है कि मैंने इसको राजनीतिक रूप से डिकोड किया, जो मैं हर बात को करने की कोशिश करता हूँ। ये मेरा काम है, ये मेरा बिजनेस है जी। ना ही मेरा शुगर मिल है, ना ही मेरा इंजीनियरिंग कॉलेज है, ना मेडिकल कॉलेज है, इथेनॉल भी नहीं बना रहे, इथेनॉल की फैक्ट्री मेरे पास नहीं है। तो मेरा काम यही है, तो मैं अपने काम को शिद्दत से करता हूँ, 7 दिन करता हूँ, 24/7 करता हूँ। और इसका जो दूसरी बड़ी वजह है कि हमें एक टॉकिंग पॉइंट देना होता है समाज को, वो हम दे रहे हैं, ठीक है। और जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि ये 2 लोगों के बीच की बात है, और 2 में भी नंबर 1 को तय करनी है। मतलब एक नाम आपने सोचा टॉकिंग पॉइंट देने के लिए, 2 नाम चल रहे थे, आदित्यनाथ, अमित शाह, इसके बारे में हम चर्चा भी कर चुके हैं। तो अमित शाह, अटकलों के मार्केट में अमित शाह का ही नाम आना आपने लिखा, और बाकी लोगों ने? आप इसको ऐसे देखो कि अगर योगी जी तीसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाते हैं, और बावजूद उसके कि इस देश के सबसे बड़े राज्य के लगातार 3 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद भी अगर आप पीएम की रेस से बाहर हो जाते हो, तो उनकी प्लानिंग देखो कि वो कहाँ सोच रहे हैं जो ऊपर बैठे हैं। ये वैसे ही सोच रहे हैं कि जैसे उन्होंने 2002 से 2007 तक सोचा और 2007 से 2014 तक सोचा, ये वैसे ही सोच रहे हैं। लंबा गेम देख रहे हैं। क्यों? वो जानते हैं कि जिस दिन योगी जी 3rd टाइम शपथ लेंगे उसके बाद कोई उनको रोक नहीं पाएगा। और गुजरात आप लूज नहीं कर सकते, तो वो जो अंदर खाने का खेल होता है कि चलिए इसको निपटा दिए, पॉलिटिकल किलिंग्स जो होती हैं, राजनीतिक मैं बात कर रहा हूँ, और लिटरली नहीं, हरा दिए जो जाते हैं चुनाव, वो आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उत्तर प्रदेश जैसी जगह पे, नहीं कर सकते, इसलिए ये मैसेज। हाँ, और दूसरा अभी मैं स्टेटमेंट देख रहा था उसकी, जो यूपी बीजेपी के अध्यक्ष पंकज चौधरी, वो कह रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि योगी जी हमारे सीएम का चेहरा होंगे 27 में। अच्छा, ये भी आ गया है। ये सब जो आपको सपोर्ट मिलता है या मोटिवेशन मिलता है सब कहने का, ये कहाँ से आता है? क्योंकि पंकज चौधरी को अमित शाह ने बनाया है प्रदेश अध्यक्ष। तो ताकत के सबसे बड़े सोर्स से आप ताकत पाते हैं और फिर बातें करते हैं। तो इस जो कल्पना की बात मैं कर रहा था, जो कवि की कल्पना थी कि प्रधानमंत्री बन सकते हैं, उसको अब यूपी के चुनाव के रिजल्ट के साथ जोड़ के देखिए और कल्पना कीजिए कि योगी जी 3rd टाइम बन गए के लिए शपथ ले रहे हैं कि मैं योगी आदित्यनाथ, और इधर एक शपथ दिल्ली में हो रही है। पता नहीं उप प्रधानमंत्री पद की शपथ होती या नहीं होती, मुझे नहीं पता संविधान के लिहाज से, क्योंकि मैं उसका ज्ञाता नहीं हूँ। तो अगर होती होगी तो एक शपथ फिर राष्ट्रपति भवन में चल रही होगी कि मैं अमित भाई शाह इस देश के। अब इसके पीछे 2 और कारण है जो कि महत्वपूर्ण है। एक है कि जब पीएम ट्रैवल करते हैं तो उनकी एब्सेंस में जो कैबिनेट की बैठक होती है उसको कभी राजनाथ सिंह चेयर करते हैं या कभी अमित शाह कर लेते हैं, ऐसे चलता रहता है। वो राजनाथ सिंह ही ज्यादातर। तो उसको कौन चेयर करेगा? अमित शाह, ठीक है, गृह मंत्री भी रहेंगे। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात और है, कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट्स। जो अपॉइंटमेंट्स होंगी वो उनकी कलम से होंगी, जो सबसे महत्वपूर्ण है इस देश की ब्यूरोक्रेसी में मैसेज देने के लिए। ठीक बात है।
तो कंट्रोल जो है, नियंत्रण एग्जीक्यूटिव पे। सरकार का पूरा कंट्रोल अब उनके हाथ में नहीं है, हम्म, पार्टी का और संगठन का पूरा कंट्रोल उनके हाथ में है। हम्म, अगर कभी की कल्पना सही होती है तो इधर का भी कंट्रोल, और खास तौर पर ब्यूरोक्रेसी में मैसेज चला जाएगा कि अब डिफेक्टो जो आने वाले हमारे नेता हैं, वो अगर अमित शाह। जनता ने वोट दे दी हम्म, तो वो अमित शाह जी हैं। ठीक है। इसमें एक ना इत्तेफाकी और है पहले जवाब से आपके। आपने कहा कि एकदम अगर ये हो जाता है, कभी की कल्पना अगर साकार होती है, तो नागपुर, मुंबई, लखनऊ सब शांत हो जाएंगे, लेकिन नतमस्तक होना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा आपको। विकल्प और कोई नहीं दिखता आपको? नहीं, मुझे तो विकल्प बहुत दिखते हैं। मतलब विकल्प तो बीजेपी के अंदर बहुत दिखते हैं, हाँ। नागपुर को बहुत दिखते हैं। हम्म, योगी जी खुद को विकल्प मान के ही बैठे हैं, देवेंद्र फडणवीस विकल्प मान के बैठे हैं, जी। सब मान के बैठे हैं। बट वो तो नंबर 1 को तय करना है ना, लेकिन सर बागी कि भी मैं तो किसको दूंगा। बागी भी तो इसी सिचुएशन में पैदा होते हैं ना। देखिए, तो अगर उसकी स्थिति आपको आज की इस बीजेपी के दौर में कोई बगावत कर सकता है, मुझे तो लगता नहीं, नजर नहीं आता। थोड़ी सी की थी नरोत्तम मिश्रा ने, थोड़ी सी की थी, 24 घंटे भी नहीं लगे। लेकिन जब फैसला यही हो कि You have to fall in line। लेकिन नरेंद्र मोदी के बाद का चुनाव आप कर रहे हैं, ठीक है, कि नरेंद्र मोदी के बाद कौन, तो जो सबसे बड़ा एक्सेस पावर है, सेंट्रल पावर है नरेंद्र मोदी का बीजेपी में, वो पावर तो खत्म हो रहा है ना। तो उसके एब्सेंस में भी क्या सभी लोग नतमस्तक रहेंगे? ये कहाँ खत्म हो रहा है वो? जब वो अपना उत्तराधिकारी चुन लेंगे कि मैंने इनको चुन लिया है, तब परिस्थिति अलग हो जाएंगी ना। और आपने एक चीज नहीं देखी, अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, फिर नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, अभी नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ठीक है। उसके बावजूद भी जो पार्टी का पूरा कंट्रोल है वो अमित शाह के हाथ में है जी। वो अलग बात है कि फैसले ऊपर नंबर 1 ही करते हैं, ठीक है, लेकिन पार्टी का और संगठन का कंट्रोल जो सबसे बड़ी पावर होती है किसी भी नेता की, वो अमित शाह के पास है। वो नहीं छोड़ा उन्होंने कभी भी। अब उसको उदाहरण दूं, दीजिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की बांकीपुर सीट पे हाँ। उपचुनाव हो रहा है, अभिषेक को टिकट दे दिया और 2 दिन बाद आप उसको टिकट को चेंज कर दिया, कहा कि उन्होंने पारिवारिक कारणों से अपने आप को विड्रॉ कर लिया है। क्या इसका मतलब ये है कि आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से बिना पूछे ही उनके सीट पे उम्मीदवार तय कर दिया था? पूछ रहा हूं मैं दर्शकों से, किया क्यों जाना पड़ा? मैं वही तो कह रहा हूँ कि जब आपको ये लगा कि नहीं यार मेरी सीट का फैसला भी मैं खुद नहीं कर पा रहा हूँ, तो जब आपने अपनी बात रखी होगी जाके जहां भी रखनी चाहिए, तो क्या उसके बाद चेंज हुआ है वो? तो ऐसे फैसले होते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट पे फैसला हो रहा है और राष्ट्रीय अध्यक्ष को नहीं पता है। हो सकता है ऐसा हो सकता है। मतलब कल्पनाएं हम तो सब कल्पना करते हैं, कल्पनाओं की बात करते हैं। कवि की कल्पना होती है, संभावना, राजनीति संभावनाओं का खेल है। ठीक बात है। लिटरली देखिए, कवि की कल्पना और ये सब संभावनाएं जो है ना, ये आजकल थोड़ा सा जर्नलिज्म के इस दौर में जरूरी हो गए, ये जरूरी हो गए हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम लोग हर हफ्ते आपके लिए शो लेके आएँ और हमें कोर्ट न जाना पड़े, है ना, हमारे खिलाफ FIR ना हो, डेफेमेशन ना हो, तो ये एक बेहतर तरीका लगता है मुझे।